नमस्कार प्यारे साथियों, आपसे जैसा कि वादा किया था कि सीजीएल मेंस की क्लासेस जल्दी हम शुरू करेंगे। वो क्लासेस आज से हम शुरू कर रहे हैं और आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। जैसा मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको पहले मैं 3-3 क्लासेस करवाऊंगा, फिर मिक्स क्लासेस करवाऊंगा, उसी पैटर्न पर हम चलने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे आप सभी को पता है क्योंकि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हो और इसको प्री वाले बच्चे भी देख सकते हैं, मेंस वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड है मेंस वाले बच्चों को। देखिए, फिर ही आप क्वालिफाई कर चुके हो, पढ़ सारा सिलेबस रखा है आपने, तो हम यहां पर जो शुरुआत करेंगे वो मॉडरेट टॉपिक से करने वाले हैं। कौन से? मॉडरेट लेवल से शुरुआत करने वाले हैं और इसको मॉडरेट से लेकर के हाई लेवल की तरफ, टफ लेवल की तरफ हम लेकर के जाने वाले हैं। तो पहले से ही थोड़ा सा दिल थाम लीजिए। शुरुआत में हम मॉडरेट लेवल रखेंगे। एक एक जो क्लास होगी ना, हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक की एक एक क्लास मैंने जो रखी है वो मॉडरेट रखी है। और उस एक एक क्लास में सबसे पहले मैंने 2024 में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को रखा है। उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, चीजें वहां मैटर करती हैं। उसको हम कितना डीप में जाकर के चीजों को समझेंगे वो मैटर करता है। तो इसीलिए मॉडरेट क्लास से हम शुरुआत करेंगे, एक एक क्लास मॉडरेट रहेगी और फिर लेवल को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। आपसे कुछ नहीं, आपसे दो बातें चाहिए कि एक तो आप रेगुलर रहेंगे, दूसरी चीज नेक्स्ट क्लास से पहले इसको रिवीजन जरूर करेंगे। एक नोटबुक ले लीजिए मेरे साथ, जो आपको आता है वो तो बेहतर है, जो नहीं आता है उसको साथ के साथ नोट करते चलिए। तो सीधा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहता है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1? द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए अब यहां पर क्या है, सिलेक्शन पोस्ट वाले क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल वाले हो गए या फिर सीपीओ के हो गए या सीएचएसएल के, सीजीएल के, मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं और मैंने कहा ना मॉडरेट लेवल से हम शुरुआत करने वाले हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है, वॉज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फोर्स हेडेड बाय रॉबर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल। इन आपसे पूछा नवाब ऑफ बंगाल कौन था जिसके साथ 1757 में ये लड़ाई हुई थी। नहीं आई बात समझ में? चलिए इसको हम बिल्कुल शुरू करते हैं जीरो से। आप सभी को पता है प्यारे साथियों कि यहां पर ये बंगाल हुआ करता था। और अगर इस बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में बंगाल का नवाब हुआ करता था। बंगाल में बंगाल का नवाब हुआ करता था। लेकिन 1740 में जब बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खान, 1740 से लेकर के, ये जो अलीवर्दी खान था, ये अलीवर्दी खान प्यारे साथियों 1740 से लेकर के 1756 तक रहा। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में बंगाल का जो नया नवाब बना वो बना प्यारे साथियों इसका दोहिता, मतलब इसकी बेटी का बेटा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और जिस समय पर प्यारे साथियों सिराजुद्दौला नवाब बना, जिस समय पर सिराज उद दौला नवाब बना, वो मात्र 23 वर्ष का हुआ करता था। और मात्र 23 वर्ष का था, इसी चीज का फायदा उठाना चाहा ब्रिटिशर्स ने और अपने किले का फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया कलकत्ता के निकट कासिम बाजार में। जब फोर्टिफिकेशन, किले का फोर्टिफिकेशन का मतलब है जहां पर ब्रिटिश फैक्ट्री हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने उसके चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें बनाना शुरू कर दिया और ऐसे फ्रांसीसियों ने बनाना शुरू कर दिया। 1756 की ये बात थी। नया नया नवाब बना था, 23 साल का लड़का था। तो जब नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया तो यहां पर फ्रांसीसी तो मान गए, ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री को सिराजुद्दौला ने तोड़वा दिया। और इसके बाद में यहां पर जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम हुआ करता था उस पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रखा। आपसे ये बहुत बार पूछता है कि कलकत्ता का नाम प्यारे साथियों बदल करके अलीनगर किसने किया था? तो कलकत्ता का नाम अलीनगर जो किया गया था वो किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है ना? अब सुनना जरा जो है बात को ध्यान से। दूसरी चीज इसने क्या किया, वहां जाकर के नाम बदल दिया और कलकत्ता में ही इसने ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स बचे हुए थे लगभग 146 ब्रिटिशर्स थे, उनको 14/18 के एक कमरे में बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स को 14/18 के एक कमरे में बंद कर दिया और जो 14/18 के एक कमरे में बंद किया गया उसी को बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इसी को ब्लैक होल इंसिडेंट यानी कि काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और ये जो काल कोठरी की घटना थी, इसने ब्रिटिशर्स की पूरे बंगाल में बेइज्जती करके रख दी थी। और इस घटना से परेशान होकर के, इस घटना से परेशान होकर के ब्रिटिशर्स यहां से तो भाग गए थे और जाकर के ये सारी बातें किसको बताएं कि बहुत मारा है। सिराजुद्दौला ने ये बातें जाकर के इन्होंने मद्रास में बताई। और मद्रास में कौन हुआ करता था? मद्रास में हुआ करता था कंपनी का हेड, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और जब रॉबर्ट क्लाइव को पता लगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और यहाँ पर अटैक करेंगे सिराजुद्दौला के ऊपर। और इन्हीं के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी को प्यारे साथियों बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। उसी को प्यारे साथियों बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ से कौन था? एक तरफ से तो सिराज उद दौला था। एक तरफ से तो प्यारे साथियों सिराज उद दौला था और दूसरी तरफ से कौन था? दूसरी तरफ से आपका सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स का जो हेड था, जो ब्रिटिशर्स का हेड था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन था ब्रिटिश हेड उस समय पर?
रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी आपको 1757 में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वो बहुत अच्छा सा प्रश्न कौन सा है वो देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न प्यारे साथियों ये है कि आधुनिक भारत का गद्दार किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का गद्दार किसे कहा जाता है। भारत का गद्दार किसे कहा जाता है। बात को मेरी को ध्यान से सुनना। यहां पर आप सभी को पता है कि बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, और बंगाल भारत का क्योंकि सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर थी, सबसे बड़ी सेना भी इसी की थी। और जब सबसे बड़ी सेना लाखों लोगों की सेना थी, तो ये ब्रिटिशर्स कुछ चंद हजार ब्रिटिशर्स कैसे हराते लाखों लोगों की सेना को। तो इसी रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र किया था, और षड्यंत्र करके जो सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, उस मीर जाफर को प्यारे साथियों अपनी तरफ कर लिया था। मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर कौन हुआ करता था। मीर जाफर हुआ करता था सिराजुद्दौला का सेनापति। उसे अपनी तरफ कर लिया था, और उसे ये कहा था कि जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होगी तो आधी सेना को लेकर के भाग जाना। और उसने भी ऐसा ही किया था। जब रॉबर्ट क्लाइव की और सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई थी प्लासी में, तो ये आधे से ज्यादा सेना को लेकर मीर जाफर भाग गया था। इसीलिए इसको आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। और जब ये भाग गया था, सिराजुद्दौला हारने वाला था, तो सिराजुद्दौला यहां से जाने लगा, तो मीर जाफर के बेटे ने कि पापा नवाब बनेंगे, इसलिए सिराजुद्दौला को मार दिया था। तो सिराजुद्दौला की कहानी खत्म हो जाती है। यही बैटल ऑफ प्लासी है, और यही ब्रिटिशर्स की नींव यहां पर रखी गई थी। आपसे पूछता है कि ब्रिटिश पावर की नींव भारत में किस युद्ध के बाद रखी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में रखी गई थी। और यही इसी के बाद भारत में पहली बार बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बना था। ये भी आपसे पूछ लेता है, इस बात को भी आप लिख लेंगे। यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बना था। कौन बना था प्यारे साथियों। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है ना। देखिए आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो अब इसमें ये वाली समस्या मत करना कि सर हिंदी में नहीं लिखा या इंग्लिश में नहीं लिखा। आप हिंदी भी समझते हो, आप इंग्लिश भी समझते हो, और बंगाल का पहला गवर्नर है इतना आप समझते हो। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कमेंट बॉक्स में जब आप जाकर के चेक करेंगे तो लिखेंगे सर हिंदी में बताया करो। भाई मैं सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कोशिश ये भी कर रहा हूं कि यहाँ पर हिंदी में ही लिखा जाए, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों चीजों को लेकर के चलना है। और आप अभी जस्ट तैयारी में नहीं आए हो, आप ये सब कर चुके हो, एक पड़ाव पार कर चुके हो, तो इसीलिए समझते रहो। तो यहाँ पर कौन था भैया, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा। आंसर आपका सिराजुद्दौला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं, सिराजुद्दौला हमारा सही उत्तर जाने वाला है। मीर कासिम नवाब बनेगा, लेकिन ये नवाब जाकर के कब बनेगा बंगाल का। ये नवाब बनेगा 1760 में। ठीक है ना, 1760 में। शाह आलम कौन था, ये तो मुगल शासक था। ये कौन था, ये मुगल शासक हुआ करता था, जिसको आप शाह आलम कहते हैं। इसके अलावा मीर जाफर कौन था, ये आपका सिराजुद्दौला का, इस सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, जिसको आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। जिसको आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। चीजें इतनी एक्सप्लेन करके करवाऊंगा भाई। एक एक टॉपिक को हर दिन कम से कम 7-8 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको ऐसे करके डिटेल में खोलूंगा मैं। और जब हर दिन 7-8 टॉपिक होंगे, तो आप समझ लीजिए कि अगली कुछ क्लासेस में ही बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है ना। आ जाइए जरा, इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया पहला वाला। दूसरे की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। और भाई मैं ये श्योरिटी देता हूं कि जब आप मेंस में जाकर के बैठेंगे, तो फिर जैसा कि मैंने कहा था ना प्री में, वैसा ही जब आप मेंस में जाकर के बैठेंगे तो एक अलग ही अनुभव होगा आपको कि वाकई में आप प्रैक्टिस करके आए हैं। देखिए स्वराज पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, आप सभी को पता है। भारत में जिनको भारत का पिता कहा जाता है वो कौन है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इस समय भारत आए, उन्होंने 2-3 सत्याग्रह वगैरह किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक की थी, खेड़ा सत्याग्रह किया था। और उसी के बाद क्या हो गया था, उसी के बाद 1919 हो गया था। और 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक कानून बना करके भेजा था। कौन सा कानून बना करके भेजा था 1919 में ब्रिटिशर्स ने प्यारे साथियों, जिसको रॉलेक्ट एक्ट कहते हैं। रॉलेक्ट एक्ट क्या था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। एक्चुअली इस कानून में ये प्रावधान था, ये प्रोविजन थे कि आप किसी को भी किसी भी समय अरेस्ट कर सकते हैं, कितने भी कार्यकाल के लिए। पुलिस को यह पावर दे दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी कार्यकाल के लिए, कितने भी समय के लिए। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि जी हमें शक था कि आतंकवादी है, बस शक था, शक था, श्योरिटी नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। तो इसे बोलते थे रॉलेक्ट एक्ट, इसी को बोलते थे काला कानून। ये आपको देखने को मिल जाएगा, रॉलेक्ट एक्ट या फिर काला कानून आपको देखने को मिल जाएगा, इसको बोला करते थे। अगर हम बात करें इसके खिलाफ, जब भारत में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सबसे ज्यादा स्थिति कहां पर खराब हो गई थी, सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी पंजाब में। और आप सभी को पता है 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 पंजाब में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, और वो गोलियां तब तक चलाई गई थी जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई, है ना। तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, आपको पता है बैसाखी का दिन हुआ करता था उस समय, बगल में मेला लगा था, मेले की सारी भीड़, 15 से 20 हजार लोग उस बाग में उपस्थित थे। तो निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं। और इसी के बाद में गांधी जी का गांधी जी ने जब प्रोटेस्ट करके थे इस समय, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में छूट गए। फिर गांधी जी आपका जाकर के जो मुस्लिम थे भारतीय, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ब्रिटिशर्स का साथ दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आपका जो है सुल्तान की पोस्ट की पावर कर्टेल कर दी थी टर्की में। तो ब्रिटिशर्स की से नाराज थे भारत के मुसलमान, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। 1919 की अगर मैं बात करूं, तो 1919 में जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी थी, 1919 में जो भारत की मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था प्यारे साथियों? उसके द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। उसके द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत, कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। तो खिलाफत आंदोलन जब चलाया गया था प्यारे साथियों, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, आंदोलन, ठीक है ना। अब देखो, जब ये सब कुछ चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम के चलाने से तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो भारत में हिंदू या बाकी अदर कम्युनिटीज को भी लाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सभी लोगों से अपील की थी कि इसका भी बदला लेना है हमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, और ब्रिटिश सर जो भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, और यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है। और यहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था नेशनल लेवल पर 1920 में, जिसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको कहा जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग, असहयोग आंदोलन कहा जाता है। इसमें गांधी जी ने कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है, ना उनके उनके बनाए गए कानूनों को मानना है, ना उनके जो है सामान को खरीदना है, किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करनी है, मतलब ब्रिटिशर्स का हमें सपोर्ट ही नहीं करना, सहयोग ही नहीं करना, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने कहा था कि अगर ये आंदोलन सही तरीके से चल गया तो वी विल अटेन स्वराज विद इन अ ईयर, हम 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। क्या कहा था गांधी जी ने? कि हम 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी ने स्वराज विद इन अ ईयर का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में ये चलाया गया था, ये चलते 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 1922 आ गया था। और 1922 में क्या हुआ था प्यारे साथियों? आप सभी को पता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो गोरखपुर है, जो यूपी का गोरखपुर है, उसी गोरखपुर में एक जगह पड़ती है, गोरखपुर में, जिसको चौरी चौरा कहते हैं। तो यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा में जब पुलिस ने कमेंट किया था इस इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो इन प्रोटेस्टर्स ने लगभग 21 से 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। और जब इतने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, तो आप सभी को पता है इस समय पर वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग इस आंदोलन को सप्रेस करना चाहता था, और फिर वो इस आधार पर पूरे आंदोलन के लोगों को जेल में डालता। फिर सोचो जरा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो सकता था, तो उस समय और क्या हो सकता था। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को ऑफ कर दिया, और यहां पर हम ब्रिटिशर्स से दूर जाकर के, ब्रिटिशर्स के खिलाफ होकर के, ब्रिटिशर्स का साथ ना देकर के, जो अपने आप के लिए पावर लाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को मजबूर करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। तो जो आईएनसी थी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, उसने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के माध्यम से जो चीज हम नहीं कर पाए, अब वो चीज हम सरकार में घुस करके करेंगे। तो आईएनसी ने कहा कि अगले साल जो इलेक्शन होंगे 1923 में, हम उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आईएनसी के कुछ लोग ऐसे थे। इन इसके बाद में 1922 में आईएनसी की अगर मैं बात करूं, तो आईएनसी के कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपकमिंग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो अपकमिंग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपकमिंग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए आईएनसी के लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। वो कौन कौन से थे? एक थे प्रो चेंजर। कौन थे प्यारे साथियों? एक थे प्रो चेंजर और एक थे नो चेंजर। कौन थे? एक थे प्रो चेंजर और एक थे नो चेंजर। प्रो चेंजर जो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नो चेंजर कौन? जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो आईएनसी के सेशन में ये डिसाइड होता है कि आईएनसी तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जब आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो आईएनसी के नाम से कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस समय पर जो आईएनसी के प्रो चेंजर लोग थे, उन्होंने क्या किया? आईएनसी के प्रो चेंजर्स लोग थे, उन्होंने एक नई पार्टी बना दी प्यारे साथियों। और जो नई पार्टी बनाई, उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी रखा प्यारे साथियों? स्वराज पार्टी। तो इसलिए बनी थी स्वराज पार्टी। समझ रहे हो? समझ रहे हो गहराई को? तो स्वराज पार्टी का गठन इसलिए हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1930 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 को ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसमें दो व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन हुआ करते थे? एक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे प्यारे साथियों? मोतीलाल नेहरू। एक थे मोतीलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे? सी आर दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने थे, ये इसके प्रेसिडेंट बने थे।
और इनके द्वारा पार्टी बनाई गई स्वराज पार्टी, जो कि अपकमिंग इलेक्शंस में लड़ी और 101 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी के द्वारा जीती गई। और आगे चल करके 1925 में देखो, यहां पर मेरी बात सुनना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर अगले क्वेश्चन पर आइए। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना मकसद नहीं है, मकसद है आपका मेंस के लिए आपको प्रिपेयर कराना, उसके लिए आपका हर एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करवाना। तो यहां पर समझ रहे हो, देखो क्वेश्चन क्या था, स्वराज पार्टी का गठन, लेकिन मैंने आपको पूरी कहानी बताई यहां से लेकर के और यहां तक की। और यहां पर जरूरी नहीं है ना स्वराज पार्टी पूछी जाए, तो उससे विट्ठल भाई पटेल बने थे। आपसे अगर पूछ लिया कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने थे? तो 1925 में प्यारे साथियों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इंडियन स्पीकर की मैं बात करता हूं, तो वो बने थे विट्ठल भाई पटेल। हाँ, इसको गलत मत कर देना, ये वल्लभ भाई पटेल नहीं है, ये है विट्ठल भाई पटेल। कौन है प्यारे साथियों? विट्ठल भाई पटेल। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। विट्ठल भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, 1925 में। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछा है कि निम्न में से कौन था स्वराज पार्टी का फाउंडर? तो या तो मोतीलाल नेहरू या तो सी आर दास। अगर दोनों दे दे तो फिर उसी को टिक करेंगे। अगर यहां देता मोतीलाल नेहरू, यहां देता सी आर दास, सी ऑप्शन में देता बोथ वन एंड ए एंड बी, तो हम आंसर क्या करते? सी को करते, क्योंकि वो दोनों थे। लेकिन अब यहां पर एक ही दे रखा है, चित्तरंजन दास दे रखा है, तो हम यहां पर टिक भी किसको कर देंगे साथियों? चित्तरंजन दास को कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा सही उत्तर हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू जी के ही बेटे हुआ करते थे। अगली बात करते हैं। अगला क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। The result of which of the following movements satyagraha was the abolishment of तीन कटिया system, under which of the farmers was asked to cultivate indigo in the CY20 part of their holdings? क्या कह रहे हो? काहे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? आ जाओ देख लो जरा क्वेश्चन की तरफ, है ना? आ जाओ देख लो जरा क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो, अभी गणपति विसर्जन के समय मैंने तो एक ही विश मांगी कि इस बार अभी जो मैं बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैं करने जा रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग, कि जो मैं बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे, ऐसा नहीं है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जहां पर भी जुड़े हुए हैं, जो भाई साहब ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसको उसका लक्ष्य अवश्य अवश्य मिले। और उसी लक्ष्य में जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश पूरी की पूरी कामयाब हो। और जो टारगेट हमने बनाया है मेंस का, इस बार मेंस को उड़ाने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चलाई हैं उनका 100% आपको बेनिफिट हो। तो उसी कड़ी में आ जाओ, जरा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था अभी अभी, तीन कठिया सिस्टम। अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो मैंने आपको ये बताया था बंगाल, बंगाल उस समय पर किस किस का सम था? आज के वेस्ट बंगाल का, आज के बांग्लादेश का, आज के उड़ीसा का और आज के बिहार का। तो यही जो बिहार वाला रीजन था, ये वाला जो रीजन था, ये वाला कौन सा वाला रीजन? बिहार वाला रीजन। अब बिहार में क्या करते थे? बिहार में ये ब्रिटिशर्स थे, जो ये ब्रिटिश व्यापारी थे। ये कौन थे? जो ये ब्रिटिश व्यापारी थे। ये क्या करते थे? ये किसानों से सौदा किया करते थे कि तुम अपनी जमीन के कागज हमारे पास रख जाओ, तुम अपनी जमीन के कागज हमारे पास रख जाओ, उसके बदले में कुछ एडवांस पैसा ले जाओ, उस पैसे से जाकर के इंडिगो उगा लो। उस पैसे से क्या उगा लो? इंडिगो। इंडिगो क्या होता है प्यारे साथियों? इंडिगो, इंडिगो क्या होता है प्यारे साथियों? इंडिगो होता है नील। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो होता है नील। इंडिगो क्या होता है प्यारे साथियों? इंडिगो नील होता है। तो उस पैसे से नील उगा लो। अब नील वही, हाँ, दाग अच्छे हैं वाला नील, 10 रुपए उजाला, क्या है वही वाला नील। मम्मी ने दिया होगा ना स्कूल ड्रेस में कि नील लगा देती हूँ, है ना, तेरे के सफेद कपड़ों में। तो हम उसी नील की बात कर रहे हैं, उसकी खेती हुआ करती थी। लेकिन नील की खेती क्या थी प्यारे साथियों? वो जितनी ज्यादा ऊपर होती है ना, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, और जड़ें गहरी होने की वजह से ये क्या है, अंदर तक जाकर के फर्टिलिटी को खत्म कर देती हैं सॉइल की। जितने भी मिनरल्स वगैरह उनको खींच लेती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म। जैसे किसी ने 5-6 साल तक लगातार नील उगा दिया, तो उसकी जमीन ही बंजर हो जाएगी। तो ये घाटे का सौदा था किसानों के लिए। तो किसान इसको उगाते नहीं थे, बट ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर रखा था कि जो भी किसान है, जिसके पास जितनी भी जमीन है, कि कोई भी किसान है उसके पास कितनी भी जमीन है, उसके 3/20 पार्ट पर तो उसे इंडिक उगाना ही उगाना पड़ेगा। इसी को बोलते थे तीन कठिया। क्या? तीन कठिया के 3/20, 20 में से तीन हिस्सों पर 3/20 पार्ट पर इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। तीन कठिया सिस्टम इसको कहा जाता था। तीन कठिया सिस्टम इसको कहा जाता था। तो ये जो इंडिगो का तीन कठिया सिस्टम था, ये हो जाता है।
अब समस्या ये हो गई कि जैसे जैसे 1910 आया, 1915 आया, इस समय पर आते आते जर्मनी में केमिकल कलर्स का यूज होना शुरू हो गया, इन्वेंशन हो गया है। और केमिकल कलर्स जो आज हम पहनते हैं वो सारे केमिकल कलर्स हैं। और केमिकल कलर्स की वजह से क्या है कि वो कलर्स एक तो टिकाऊ ज्यादा होते हैं, सस्ते आसानी से हो जाते हैं, और कलर भी अच्छा चढ़ता है, उतरने का भी मतलब जल्दी से नहीं उतरता। तो डिमांड जो थी यूरोपियन मार्केट में, जो ये इंडिगो को खरीद खरीद के ले जाते थे, वो कम हो गई। और कम होने की वजह से यहाँ पर डिमांड में गिरावट आ गई, और गिरावट आने की वजह से प्यारे साथियों क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको खरीदने से मना कर दिया। दूसरी चीज क्या है, जो इन्होंने इंडिगो उगाया था उसको भी लेने से मना कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, जमीन के कागजों को वापस लेने के लिए पैसे की डिमांड करने लगे। लेकिन इंडिगो तो एक कैश क्रॉप है, तो भारत में कौन खरीदेगा? और उसको ऐसा तो है नहीं कि आज के कोई बात नहीं, इंडिगो बिक नहीं रहा, सुबह शाम इंडिगो बना लेंगे, आज क्या बनाया सब्जी में इंडिगो बनाई, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर कैश क्रॉप थी, तो इन लोगों ने परेशान होकर के फिर इनमें से एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा वो व्यक्ति था जो गांधी जी से मिलने गया, लखनऊ में थे उस समय गांधी जी। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था प्यारे साथियों? राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला नामक जो व्यक्ति था, ये गया और ये जाकर के किससे मिला? ये जाकर के मिला प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी से। ये राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति जाकर के महात्मा गांधी जी से मिला, और महात्मा गांधी जी को समझाया कि आप जाकर के साउथ अफ्रीका में उन लोगों के लिए इतने कानून खत्म करवा के आ चुके हो, कृपया हमारे लिए भी कुछ करो। तो गांधी जी गए यहां पर, और गांधी जी ने जाकर के यहां पर सत्याग्रह किया, उसी को बोलते हैं 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। समझ गए बात को? जो कि चंपारण सत्याग्रह था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ करता था, जो कि तीन गठिया सिस्टम को खत्म करने से संबंधित था। आ जाओ जरा आप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से? क्वेश्चन तो ऐसा साथियों ये कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स या सत्याग्रह, कौन से मूवमेंट था, कौन सा सत्याग्रह था जिसमें तीन कठिया सिस्टम को खत्म किया गया था? तो गांधी जी का ये कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण। बिहार में ही एक जगह पड़ती है ना चंपारण, तो गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह हुआ करता था, है ना, चंपारण सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन तो मैंने बता दिया, ये भारत के मुस्लिम्स के द्वारा चलाया गया था 1919 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टर्की के सुल्तान की पोस्ट की पावर कम कर दी थी, इसलिए। तो ये भारत में किसने चलाया था? मुस्लिम्स के द्वारा चलाया जाने वाला कानून हो जाता है, या मूवमेंट हो जाता है, कानून क्या, मूवमेंट, आंदोलन। भारत में मुस्लिम्स के द्वारा चलाया जाने वाला 1919 में जो आंदोलन था वो था खिलाफत आंदोलन। अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह, यार साथियों खेड़ा एक जगह पड़ती है गुजरात में, यहाँ पर भी टैक्स से संबंधित समस्या थी, और टैक्स से संबंधित समस्या थी, तो ये 1918 में चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाला तीसरा सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था? ये भी 1918 में हुआ था। यहाँ पर मिल ओनर्स क्या कर रहे थे, अपने जो वर्कर्स हुआ करते थे उनके प्लेग बोनस को खत्म कर रहे थे, तो उसके खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी जी ने, वो अहमदाबाद सत्याग्रह था। और अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या हुआ था? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी। क्या था प्यारे साथियों? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? प्यारे साथियों महात्मा गांधी जी की जो पहली हंगर स्ट्राइक थी वो थी आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान, या अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, चाहे प्री में चाहे मेंस में। और ये खास करके जो सारी चीजें हैं वो मेंस डेडिकेटेड है, आप सभी को पता है। तो इन पर खास ध्यान रखें। जो चीजें आपको आती हैं वो अच्छे अच्छे से आती हैं, जो चीजें नहीं आती हैं उनको नोट करते चलें, और जो धुंधली धुंधली सी आती हैं, हल्की हल्की सी यादें, उनको भी लिखते चलें आप। ये जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। रफ कॉपी में लिखें, कहीं पर भी लिखें, लिखते रहें। लिखना बड़ा जरूरी होता है, लिखना बड़ा ही जरूरी होता है। देखो आगे, देखो अगला क्या है, अगला देखेंगे जरा, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस समय भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस समय पर भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। ठीक है भाई, बात मान ली, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन द जर्मनी इन 1907? निम्न में से किसने जर्मनी में जाकर के भारत के झंडे को फहराया था? तो मैं आपको बताता हूं, है ना, उस दिन मेरा बर्थडे था। सुन लो जरा ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ, बात है 21 अगस्त की, ठीक है, 21 अगस्त 1907। 21 अगस्त 1907 की बात है। उस दिन जर्मनी में, 21 अगस्त 1907, उस दिन जर्मनी में भारत के झंडे को फहराया गया था। उस दिन जर्मनी में जो ये भारत का झंडा है, इस झंडे को फहराया गया था, भारत का झंडा फहराया गया था। 21 अगस्त 1907 जर्मनी में भारत के झंडे को फहराया गया था, या अनफर्ल किया गया था? आपसे पूछ लेता, फहराया गया था या फिर अनफर्ल किया गया था? किसके द्वारा? मैडम बिकाजी कामा। किसके द्वारा किया गया था पैसा साथियों? मैडम बिकाजी कामा। तो आंसर हो जाएगा मैडम बिकाजी कामा।
अगर आपसे पूछ ले सरोजनी नायडू जी के बारे में, तो सरोजनी नायडू कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी। भारत में पहली महिला राज्यपाल, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो भी यूपी की, सरोजिनी नायडू। इसके अलावा और बताऊं अगर सरोजिनी नायडू जी के बारे में, तो इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी है 13 जनवरी, उस दिन नेशनल वीमेंस डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने बीजी तिलक के साथ मिलकर के कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल मूवमेंट चलाया था। एनी बेसेंट ने बीजी तिलक के साथ मिलकर के एक तो होम रूल मूवमेंट चलाया था, इसलिए जानी जाती हैं। दूसरा प्यारे साथियों जो एनी बेसेंट जानी जाती हैं, वो इसलिए जानी जाती हैं, ये भारत में आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, क्या कहा? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को जाना जाता है। कब बनी थी? 1917 का सेशन याद आ रहा है आपको? कलकत्ता सेशन, जब 1916 में चलाया गया था होम रूल मूवमेंट। तो 1916 में जब होम रूल मूवमेंट चला था, उसके बाद 1917 में जब एनी बेसेंट अरेस्ट वगैरह हो गई थी, फिर ये जेल से बाहर आ गई थी, तो उसके बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कर दी थी, तो ये काफी पॉपुलर हो गई थी। जब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो आईएनसी के 1917 के कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सुचेता कृपलानी क्या है? फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम, तो फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है प्यारे साथियों? सुचेता कृपलानी है, ठीक है ना। ये हो गया, फटाफट से लिखो इसको। हाँ जी, सुचेता कृपलानी। और हाँ, हाँ जी, लिखा। चले आगे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी? है नॉन कॉपरेशन, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन आंदोलन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन आंदोलन से संबंधित नहीं है? अच्छा भैया, सुन लो जरा। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बात तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चलाया था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने 1920 में चलाया था। आप सभी को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, है ना। और जिस दिन चलाना था 1 अगस्त को बीजी तिलक की डेथ भी हुई थी, तिलक स्वराज फंड भी बनाया था। तो इसमें क्या कहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, हमें सहयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार से ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना है। तो सिट इन द एटलस, लिक्विड शॉप बंद करवाना है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिनिंग व्हील्स, इसका जो स्पिनिंग व्हील चरखा जो हुआ करता था वो इसका सिंबल था। और जब चरखा और खादी इसका सिंबल था, तो जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, उसमें जो पैसे आए थे, उस पैसे से चरखों का वितरण किया गया था, तो चरखे बांटे गए थे, बिल्कुल सही बात है। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन जॉब्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ये भी था। नेक्स्ट है साइनिंग ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। नहीं 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 नहीं, पूर्ण स्वराज इन लाहौर। अच्छा, आपसे कह रहा है कि लाहौर में पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन पर, प्रस्ताव पर साइन किए गए थे? नहीं। ऐसा कब हुआ था? ये तो आईएनसी के फेमस सेशन में हुआ था। ये जो पूर्ण स्वराज वाली बात है, ये तो आईएनसी के फेमस सेशन में हुई थी। और ये वाला आईएनसी का जो सेशन था, सत्र था, वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और अगर आपसे जो पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे, प्यारे साथियों, इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्यारे साथियों, इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो लाहौर सेशन 1929 का, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी और यह कहा गया था कि अब हमारा अल्टीमेट एम पूर्ण स्वराज है आईएनसी का। दूसरी चीज क्या था? यहीं पर पहली बार झंडा भी फहराया गया था आईएनसी के किसी भी सेशन में, आईएनसी के किसी भी सेशन में झंडा फहराया गया था। तो जो झंडा था, उस झंडे को फहराया गया था। आपसे पूछ लेता है कि ये जो झंडा फहराया था, किस नदी के तट पर फहराया फहराया था? तो रावी रिवर के तट पर, रावी रिवर के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये झंडा फहराया गया था। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर डिसाइड किया गया था कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी, हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये कब डिसाइड किया गया था? आईएनसी के लाहौर सेशन में 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया भाई,
बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बता दो अब इसी बात पे। तो आंसर क्या हो गया, इसी बात पर आंसर टिक करेंगे। कौन सा करेंगे? आंसर नंबर ए को हम टिक करने वाले हैं, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। अब देखिए, गांधी जी ने 1930 में, गांधी जी ने 1930 में चलाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी दौरान गांधी जी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा की थी। तो दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जिस समय गांधी जी ने ये चलाया था, तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग जगह पर इसको प्रोटेस्ट कर रहा था, इसके खिलाफ इसको सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। तो उसी दौरान की मैं बात बताता हूं आपको, जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला है, ठीक है ना, अगर हम यहां पर बनाते तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में एक ग्रुप हुआ करता था जिस ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था प्यारे साथियों? खुदाई खिदमतगार उस ग्रुप का नाम हुआ करता था। ये खुदाई खिदमत ग्रुप के जो लोग थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान की बात करूं तो इन्हीं को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कई बार पूछता है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, या फिर आप कहेंगे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी कह लो या सीमांत गांधी, वो खान अब्दुल गफार खान ही थे, जिनका ग्रुप था खुदाई खिदमतगार या फिर रेड शर्ट पार्टी। रेड शर्ट पार्टी, इनमें से कोई सी भी बात आपसे पूछ ले, चाहे तो रेड शर्ट पार्टी, चाहे खुदाई खिदमतगार, चाहे खान अब्दुल गफार खान, चाहे फ्रंटियर गांधी, ये सारे की सारी बातें किससे संबंधित हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको बोलते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यहां पर ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार या लाल शर्ट की स्थापना की थी, जो एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफार खान, यानी कि सीमांत गांधी। क्या कहा? खान अब्दुल गफार खान, यानी कि सीमांत गांधी यहां पर हमारा आंसर होने वाला है। बाकी बी आर अम्बेडकर साहब को आप सभी लोग जानते ही हो, जिनको संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला। और ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे साथियों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पूछे हुए हैं 2024 में ही, ठीक है ना। 2024 में ही जून में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने कहा ना, मॉडरेट से टफ की तरफ अब हमको जाना है, आसान तो आपको आता है बीच बीच में जहां मुझे लगेगा हाँ ये सारी चीजें आपको बताने वाली हैं, क्योंकि कई बार एक ऐसी छोटी गलती हो जाती है जो हमारे आसान क्वेश्चन को भी गलत करवा देती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, हमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक गलतियां भी नहीं करनी है। और मैं सच बताता हूँ, जीएस की क्लास इसके अंदर हम जो है लेकर के चलेंगे आगे, मजा आएगा आपको। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, गांधी जी गेव हिज स्लोगन ऑफ डू और डाई। गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा कब दिया गया था प्यारे साथियों? ये तो 1942, सीधा सीधा से लिख लेंगे। डू और डाई का नारा गांधी जी ने तब दिया था जब ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर के आए थे क्रिप्स मिशन। और जब ब्रिटिशर्स क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे, ये कहा था कि इंडियंस तुम हमारा साथ दो, आजाद होने के मतलब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बनाएंगे। क्या कहा गया था? कि हे इंडियंस तुम हमारा साथ दो, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी हम तुम्हारे लिए संविधान सभा बना देंगे। क्योंकि उस समय पर तो विश्व युद्ध चल रहा था, पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व था। बट हमने कहा हमें क्या पता तुम जीतोगे हारोगे, तुम जीत गए तो बनाओगे भी या नहीं, और तुम हार गए तो फिर हम तुम्हारा साथ दें, तुम्हें जिसने हराया वो हमने हमें भी हराया, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, दूसरा देश हमको गुलाम बना लेगा। तो हमने कहा हम साथ नहीं देंगे, और हमने 1942 में लॉन्च किया था, मतलब गांधी जी का आइडिया था, आईएनसी ने फिर इसको सपोर्ट किया था, और यहां पर लॉन्च किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने कहा था यही सही समय है, कुछ कर लो वरना मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ करता था। गांधी ने कहा था कि सही समय है, कुछ कर लो या फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। मरने के लिए क्यों रेडी? क्योंकि आप ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहे। अगर ब्रिटिशर्स जीत गए तो वो तुम्हारा शोषण करेंगे, और अगर हम साथ दें भी तो अगर वो हार गए तो जो जिस देश ने उनको हराया उसने हमको भी हराया, तो फिर वो अपनी कॉलोनी भारत को बना लेगा। तो यही सही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, ब्रिटिशर्स को भगा लो यहाँ से, और ब्रिटिशर्स भाग गए तो भारत आजाद हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस समय पर चलाया गया था, और गांधी जी का ये फेमस नारा है। आंसर क्या जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को चलने से पहले 8 अगस्त को ये शुरुआत होनी थी इसकी, इसी वजह से इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को इसकी शुरुआत होनी थी। और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स को पता था ये आंदोलन चल गया तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, इसीलिए 8 अगस्त से और 7 अगस्त की जो रात थी, उसी रात को सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया। इसीलिए इस आंदोलन को लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, नेता विहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो लीडरलेस मूवमेंट कह लो या फिर नेता विहीन आंदोलन कह लो, उस नाम से भी क्विट इंडिया मूवमेंट को जाना जाता है प्यारे साथियों, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन कौन सा गया? डी गया। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इसके अलावा तो पता ही है आप सभी को, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था? ये सिविल डिसोबीडियंस अभी अभी बताया था 1930 में हुआ था, जिसको आप नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हो, सोल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च, अभी अभी जो बताया था डांडी मार्च, सोल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का है। चलिए अगला देखते हैं। The Vijayanagar Empire included people from different cultural regions. Which of the following regions was not a part of it? निम्न में से कौन सा हिस्सा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन है, बाद में देखेंगे, लेकिन निम्न में से कौन सा हिस्सा विजयनगर एम्पायर का हिस्सा नहीं है? पहले हम विजयनगर एम्पायर को ही देख लेते हैं। अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, यहां से क्वेश्चन अक्सर हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप ये मान लीजिए, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये विजयनगर, इसकी शुरुआत तो वैसे जो हुई थी, इसकी शुरुआत अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत तो कर्नाटक के हम्पी से हुई थी। जो हम्पी जगह है ना, हम्पी कर्नाटक, वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपका जो है पूरे एरिया में फैल गया था। इसी को बोलते थे, इसी जगह पर शुरुआत होने वाला था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर किंगडम इसको कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इसको विजयनगर, इसको विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। अब सुनना जरा विजयनगर साम्राज्य की कहानी। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत प्यारे साथियों दो लोगों के द्वारा हुई थी। वो कौन कौन थे? एक था हरिहर। कौन था? हरिहर। एक तो था हरिहर और एक था बुक्का। तो किसके द्वारा हुई थी शुरुआत? हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1326 36 में, और धीरे धीरे करके फिर इन्होंने ये वाला एरिया कब्जा लिया था। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी, नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, एमबीटी, जिसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्यारे साथियों दिल्ली सल्तनत के पागल सुल्तान के नाम से भी मशहूर है। दिल्ली सल्तनत के पागल सुल्तान के नाम से भी मशहूर है, और जिसका एक्चुअल नेम जोना खान हुआ करता था। जिसका एक्चुअल नेम क्या था? जोना खान, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान उसका नाम था। इसी समय पर हुआ था। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन कौन सा एरिया है। अगर मैं यहां पर बात करूं एरिया की, तो तमिल वाला एरिया भैया इसी के अंदर आएगा, तमिल वाला एरिया। कर्नाटक में तो खुद ही शुरुआत हो रही है, वो भी आएगा। तेलुगु वाला रीजन भी इसी के अंदर आएगा। मराठा, ना मराठा वाला रीजन प्यारे साथियों ये था, और मराठा वाला रीजन ये था। ये कौन सा रीजन था? मराठा वाला। और मराठा रीजन था, यही इसका हिस्सा नहीं था। आंसर हो गया प्यारे साथियों इसका डी। आंसर क्या हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहा है, अगला देखो जरा। संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय, संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिश रेसिडेंट, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रेसिडेंट हुआ करते थे। क्या नाम था इनका? जोनाथन डंकन। क्या नाम था प्यारे साथियों? जोनाथन डंकन। इन्हीं के द्वारा संस्कृत बनारस जो है संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस की आपका स्थापना की गई थी। इंडियाज ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज, क्या लिख सकते हो आप इसको? इंडियाज ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज। बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था, इंडियाज ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज आप इसको कह सकते हो, जिसकी स्थापना एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वास्को डिगामा जो कि समुद्री मार्ग से, वास्को डिगामा जो कि समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत आया, और भारत में कहां पर आया था? भारत में ये आया था कालीकट में। कहां पर आया था? कालीकट, केरला में। लेकिन आज उसको कालीकट नहीं कहते हैं, आज उसका नाम चेंज हो चुका है। आज कालीकट को क्या कहते हैं? आज कालीकट को प्यारे साथियों कोजी खोड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? कोजी खोड़े। तो आज इसका नाम है कोजी खोड़े। और कोजी खोड़े सिर्फ कोजी खोड़े नहीं है, ये है सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर। ये क्या है? इसको आज डिक्लेयर कर दिया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य का शहर। सिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब हो जाता है साहित्य का शहर। सिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब हो जाता है साहित्य का शहर। तो ये वास्को डिगामा कब आ गया था प्यारे साथियों? वास्को डिगामा यहाँ पर 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पर आ गया था। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वास्को डिगामा कहां से आया था? तो ये तो पुर्तगाल से आया था, ये तो सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
वास्को डिगामा, ये भैया एसआई सीपीओ का क्वेश्चन है 2024 का। एसआई सीपीओ 2024 का ही है, ठीक है। अब यहां से संबंधित कुछ भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं है ना कालीकट पूछे। आपसे कोजी घोड़े पूछा जा सकता है, आपसे सिटी ऑफ लिटरेचर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? तो चलिए, हो गया सिटी ऑफ लिटरेचर। आंसर इसका प्यारे साथियों पुर्तगाल हो गया। जर्मनी याद है 1907 में मैडम बिकाजी कामा के द्वारा यहां पर भारत के झंडे को फहराया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला, इंग्लैंड वालों ने तो शासन नहीं किया है, ब्रिटेन का ही पार्ट है। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ब्रिटिश इंडिया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था, यहीं पर लिख लेते हैं। जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसके तहत क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें, तीन चीजें हुई थी भाई इसके तहत। वो तीन चीजें मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक तो पहली, एक दूसरी और एक तीसरी। क्या थी? पहली चीज थी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसका नाम बदल करके, नहीं गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, 1773 में हो गया था ना ये। इसका नाम बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और उस समय पर जो था वो था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना प्यारे साथियों? वो बना विलियम बेंटिक। कौन बना? विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक वही व्यक्ति है जिसने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। ये विलियम बेंटिक वही व्यक्ति है जिसने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो। तो ये अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ था? दूसरा काम प्यारे साथियों ये हुआ था कि यहां पर जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, तो इसे यहां बिठा दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सारे गवर्नर इसी को रिपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए बोलते हैं इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, इस मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था, कंप्लीटली एंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली एंडेड इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी, तीनों चीजें हुई थी। तो आपसे क्या पूछा वो देख लो। 1833 में इन ब्रिटिश इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अच्छा कंप्लीटली खत्म की गई थी। लेकिन इससे पहले कब खत्म की गई थी? 1813 में। तो 1813 में खत्म तो की गई थी, लेकिन किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट चाइना। और जो चाइना को छोड़ करके बाकी सब तो 1813 में खत्म हो गई थी, बट कंप्लीट खत्म हो गई 1833 में। तो जो चाइना वाली मोनोपोली थी वो भी तो 1833 में खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? मोनोपोली विद चाइना वाज एंडेड इन 1833। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। नेक्स्ट बताओ जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन विच ईयर डिड द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी टेक प्लेस? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस साल एनेक्स किया था या अपने कब्जे में लिया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा किस वर्ष किया गया था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी मेरे साथियों? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या होती थी ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इसको बोलते थे राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। अब इस राज्य हड़प नीति के तहत क्या किया जाता था? इसके तहत अगर कोई भी ऐसा राजा है, अगर कोई भी ऐसा राजा है जिसका खुद का पुत्र नहीं है, अगर राजा का बेटा है तब तो वो राज सिंहासन पर बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा राजा है जिसका खुद का पुत्र नहीं है, तो उसकी जगह पर, अगर किसी का खुद का पुत्र नहीं है तो उसकी जगह पर उसकी पुत्री, उसकी बेटी या रानी महारानी जो हुआ करती थी, कोई रिश्तेदार वगैरह उसके राज्य को नहीं चला सकता है। अगर राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा, उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। ये हुआ करती थी राज्य हड़प नीति, जिसे लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। उससे पूछ रहा है कि इस राज्य हड़प नीति के तहत अवध को किस वर्ष मिलाया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। और दूसरी चीज, पहली बात तो ये करते थे कि खुद का बेटा नहीं है तो मिलाएंगे। फिर ये तो इस चीज पर उतर आए थे कि यहाँ पर अगर राजा जो है सही से सिंहासन नहीं चला पा रहा है, तो मलद एडमिनिस्ट्रेशन कहने लगे थे कि राजा सिंहासन सही से नहीं चला पा रहा है, तो उसके आधार पर भी ये आपका राज्य को हड़पने लगे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया 1856, 1856। 1856 में 1856 में 1856 में
अवध को हड़प लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये हमें देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं हम अगले वाले की तरफ। ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तरफ। अच्छा, एक पॉलिसी और लिख लो जरा, एक पॉलिसी और लिख लो। 1798 में आई थी वो, 1798 में आई थी। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। क्या हुआ करती थी? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। ये भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है। क्या होती थी सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी? प्यारे साथियों, इसे बोला जाता था सहायक संधि नीति। क्या बोला जाता था? सहायक संधि नीति। अब ये सहायक संधि नीति क्या थी? इसको लेकर के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लेकर के आया था? बाय लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली लेकर के आया था। इसके तहत जो भी इस संधि पर साइन कर देगा, उसकी आर्मी को तो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। जो भी इस ट्रीटी पर साइन कर देगा, जो भी इस संधि पर साइन कर देगा, उसकी आर्मी को तो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। और उसके बदले में, आर्मी के बदले में सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। क्या है ना? सहायता। तो सहायता संधि नीति या सहायक संधि नीति इसको कहा जाता है कि जो भी इस ट्रीटी पर साइन कर देगा, उसकी आर्मी को वो अब फिर आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी आर्मी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी और उसके रखरखाव के लिए पैसा भी वो ब्रिटिशर्स को देंगे। ब्रिटिशर्स उसके बदले में सुरक्षा प्रदान करेगा। इसको सहायक संधि नीति कहा जाता था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है ना? 1856, 1857, फिर 1857 में तो फिर क्रांति हो गई थी। 1857 में तो क्या देखने को मिलता है? द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? सैन्य विद्रोह के नाम से भी इसी को जाना जाता है, क्योंकि सिपाहियों के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था ये। इसी वजह से इस क्रांति को सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस क्रांति को सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो गया 1856। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? आपका सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला क्या कहता है। अगला वाला देखेंगे जरा, 12 के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया? 13। 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स जनरल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के कौन से गवर्नर जनरल थे, वॉज इन फेवर ऑफ फ्री प्रेस एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशंस ऑफ 1823? नहीं आई समझ में बात? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। ये कह रहा है, देखिए, प्रेस के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाई गई थी 1823 में। ठीक है। और जो प्रेस के ऊपर रेगुलेशंस लगाई गई थी, आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो चाहता था, जो चाहता था कि यहाँ पर इन रेगुलेशंस को खत्म कर दिया जाए और प्रेस को एकदम फ्री कर दिया जाए। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो इस फेवर में था कि प्रेस को फ्री कर दिया जाए? सिंपल पढ़ो जरा हिंदी में। किस ब्रिटिश भारत के किस निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था, प्रेस को फ्री करने के पक्ष में था? इसीलिए उसको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। इसीलिए उस गवर्नर जनरल को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। लिबरेटर ऑफ प्रेस मतलब प्रेस का मुक्तिदाता। तो लिबरेटर, लिबरेटर ऑफ प्रेस, इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? इसका मतलब है प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता। इसने प्रेस को फ्री करवा दिया था, मुक्तिदाता। इस फेवर में था कि प्रेस तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और ये कौन हुआ करता था? लॉर्ड मेट कैफे हुआ करता था। ठीक है ना? लॉर्ड मेट कैफे हुआ करता था। लॉर्ड रिपन के समय पर क्या हुआ था प्यारे साथियों? लॉर्ड रिपन के समय पर तो आपका जो है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, है ना? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस लॉर्ड रिपन के समय पर हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आपका रिपील किया गया था इन्हीं के समय पर। इसके अलावा इसके बाद में वो लॉर्ड डफरिन, याद है आपको? 1885, लॉर्ड डफरिन। अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो डफरिन जिसके समय पर, जिसके कार्यकाल में 1885 में भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय की, जिसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज भी जो कांग्रेस पार्टी, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आईएनसी का गठन हुआ था। आईएनसी का गठन हुआ था कब? 1885 में। 1885 में कहां पर हुआ था ये गठन? बॉम्बे में हुआ था ये गठन। तो ये गठन कहां पर हुआ था? बॉम्बे में। किसके द्वारा हुआ था? कौन था आईएनसी का फाउंडर? तो फाउंडर कौन था प्यारे साथियों? फाउंडर हुआ करता था एओ ह्यूम। कौन हुआ करता था? एओ ह्यूम, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक जो पर्सन था, वही इसका फाउंडर हुआ करता था। अगर बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे आईएनसी के? तो प्यारे साथियों, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। इसकी भी बात कर ही लेंगे, बनर्जी। लेकिन ये छोटी छोटी सी तीन चार बातें हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है ना? देखो, जो आपको आता है वो तो बेहतरीन है, और जो नहीं आता है उस चीज को नोट करते हुए चलो, मजा आएगा आपको, जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये चीजें होने वाली हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा जरा। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क इन 1724? निजाम उल मुल्क के द्वारा किस राज्य को जो है फाउंडेड, मतलब
स्थापना की गई थी? निजाम उल मुल्क के द्वारा निम्न में से किस राज्य की स्थापना की गई है? अवध की, हैदराबाद की, मैसूर की, या फिर बंगाल की? अगर मैं बात अवध की बात करूं तो मैंने जहां तक है ऐसा सुना है कि अवध की स्थापना तो सादत खान ने की है। सादत खान, सादत खान बुरहान उल मुल्क है ना, बुरहान उल मुल्क इसी को तो बोलते हैं, सादत खान बुरहान उल मुल्क, यही तो आपसे जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका मैसूर की, तो शायद मैंने जहां तक पढ़ा है कृष्ण राय हो जाता है उत्तर। अगर हम बात करें बंगाल की, तो मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। मुर्शिद 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 कुली खान, बिल्कुल सही कहा, मुर्शिद कुली खान हो जाएगा उत्तर। अब बचा हमारा कौन सा खान है? मुर्शिद कुली खान। अब बचा हमारा हैदराबाद। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की है प्यारे साथियों? हैदराबाद की स्थापना करने वाला ही कौन था? हैदराबाद की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो करी थी निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा हैदराबाद के स्टेट की स्थापना की गई थी। उसका फाउंडर कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, फिर अगला वाला क्या है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 15। हु अमंग द फॉलोइंग रोट गुलामगिरी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी नामक पुस्तक, भाई बीजी तिलक की अगर हम किताब बात करें इंपॉर्टेंट किताब में, याद रखना गीता रहस्य किसने लिखी है? बीजी तिलक साहब ने। गीता रहस्य, गीता रहस्य जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी की फेमस किताब बता दो बरा जरा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो किताब है, हिंद स्वराज जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। जिस समय ये साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे, 7 दिन की यात्रा थी, तो ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी जाने वाली किताब हो जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों देखेंगे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की आपको पता है बायोग्राफी कौन सी है? वेटिंग फॉर अ वीजा। क्या कहा? वेटिंग फॉर अ वीजा। तो वेटिंग फॉर अ वीजा बी आर अम्बेडकर साहब की हो जाएगी। इसके अलावा ज्योतिबा फुले, तो गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। गुलामगिरी किसकी है? गुलामगिरी प्यारे साथियों ज्योतिबा फुले की हो जाएगी। अच्छा, बीजी तिलक की एक फेमस किताब और है, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदा इन द वेदास, ऐसे ही करके द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। द वेद का वेदास मतलब एक प्रकार से ये मान लो कि जो अ, हमारे वेदों को लिखने वाले लोग थे वो कहाँ से आए थे? तो कुछ लोगों का मानना है कि वो आए थे आपका एशिया से। किसके द्वारा लिखा गया है हमारे वेदों को? बताना जरा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना कि हिटलर कहता है वो जर्मनी से आए थे। हिटलर कहता है कि वो जर्मनी से आए थे। बीजी तिलक कहते हैं कि वो आपका से आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वो कौन लोग थे, क्या कहा जाता है उन लोगों को जिन्होंने भारत में वेदों की रचना की है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। जो कि ज्यादातर मान्यता है सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, या तिब्बत से आए थे, या फिर आपका जर्मनी, हिटलर कहता है कि जर्मनी से आए थे, बीजी तिलक कहते हैं कि आर्कटिक से आए थे। तो वो कौन लोग थे जिनके द्वारा वेदों की रचना की गई है ना? वेद जो कि हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाते हैं। तो कौन वो लोग थे, कहाँ से वो आए थे? खैर सबसे ज्यादा मान्यता तो सेंट्रल एशिया वाली है, लेकिन उन लोगों को क्या कहा जाता था ये बताना जरा। ये हम तब पढ़ते हैं जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। जिस समय पे हम हड़प्पा सभ्यता खत्म करते हैं और वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता में हम इसके बारे में जानते हैं। तो बताना जरा उन लोगों को क्या कहा जाता है जिनके ऊपर डिस्प्यूटेड है। आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती अलग बताते हैं, हिटलर अलग बताता है, मैक्स मूलर अलग बताता है, बीजी तिलक अलग बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो उन लोगों को क्या कहा जाता था आपको ये बताना है। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो गया? ज्योतिबा फुले हो गया। ओके, चलो यार हम बता देते हैं क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर फिर पता है क्या कंफ्यूजन में हो जाएंगे। क्या है? आर्यंस। ठीक है ना? आर्य माने क्या होता है प्यारे साथियों? आर्यंस की हम बात करें, आर्यंस कहाँ से आए थे? एक्चुअली आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ, है ना? आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है वो ज्ञान देगा, ठीक है ना? और जो ज्ञान देगा उसी के द्वारा फिर ज्ञान को लिखा जाएगा। तो उसी को आपका जो है लिखा गया। तो ये वाला जो आर्यंस थे, आर्यंस ने ही तो फिर आपका जो है लिखा है किनको? वेदों को। हम बात करते हैं आर्यंस कहाँ से आए थे, तो उसी पर डिस्प्यूटेड बातें हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो बीजी तिलक ये कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक से आए थे। आर्कटिक घर हुआ करता था आर्यंस का। होम इन द वेदास या होम ऑफ आर्यंस। अगला देखो,
Who among the following became the president of second session of Indian National Congress held in Calcutta in December 1886? अच्छा जी, आईएनसी की स्थापना आप सभी को पता है। आईएनसी की स्थापना, प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। किसके द्वारा हुई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा। एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इस समय पर वायसरॉय कौन था? प्यारे साथियों, इस समय पर जो वायसरॉय था, उस वायसरॉय का नाम था आपका डफरिन। डफरिन, लॉर्ड डफरिन इस समय पर वायसरॉय हुआ करता। आपसे तो सेकंड प्रेसिडेंट पूछा है, मैं आपको हल्का सा यहाँ पर हिंट देता हूँ। देखना जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्रेसिडेंट की, तो पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे बॉम्बे में। सेकंड प्रेसिडेंट बने थे कलकत्ता में। थर्ड प्रेसिडेंट बने थे मद्रास में। फोर्थ प्रेसिडेंट बने थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद। सेकंड कहाँ पर बने थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में। थर्ड कहाँ पर बने थे? मद्रास। और पहले कहाँ पर बने थे? बॉम्बे में। मैं सारे ही बता देता हूँ, स्टार्टिंग के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हैं वो भी अभी बता देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वाले जो थे प्यारे साथियों, उनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या नाम था? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी उनका नाम था। इसके अलावा अगर जो बात करें कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन बने थे? कलकत्ता में बने थे दादा भाई नेहरू। कौन बने थे? दादा भाई नेहरू। भाई इनको तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नेहरू, अभी बात करेंगे इनकी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, पहले लिख लो। एक हो जाते हैं भाई थर्ड वाले, जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बदरुद्दीन तैयब जी। अब जो बदरुद्दीन तैयब जी थे प्यारे साथियों, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में जो बने थे प्यारे साथियों, वो बने थे जॉर्ज यूल। और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज यूल थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले 1885 में जो बने वो कौन है? वो है डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके बाद जो बने दादा भाई नौरोजी 1886 में। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में जॉर्ज यूल बने थे। ये सारी बातें आपसे पूछ लेता है। चलिए अब देखना एक बात और, एक बात और क्या देखोगे क्वेश्चन पे आने से पहले। दादा भाई नेहरू जी के अगर बारे में हम बात करें, दादा भाई नेहरू जी, है ना, दादा भाई नेहरू जी, तीन चार बातें हैं इनके बारे में, जल्दी से लिख लो। वो तीन चार बातें प्यारे साथियों ये हैं कि सबसे पहली बात तो इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नोन एज, नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में इनको जाना जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज हम बात करें तो इन्हीं के द्वारा फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है प्यारे साथियों? प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे भैया दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा बात करें ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई है धन की निकासी का सिद्धांत। कैसे ब्रिटिशर्स भारत के पैसे को ब्रिटेन ले गए, और जब ये पैसा दोबारा भारत को जरूरत पड़ती थी तो लोन के रूप में भारत में आता था। तो धन की निकासी का सिद्धांत, तो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ इन्होंने ही दी है। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत। ग्रीन थ्योरी ऑफ वेल्थ का मतलब है धन की निकासी का सिद्धांत। तो धन की निकासी का जो सिद्धांत है वो भी किसके द्वारा दिया गया है? दादा भाई नेहरू के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई है, बहुत ही फेमस किताब इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी जिसे बोलते हैं गरीबी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो दादा भाई वो व्यक्ति हैं, दादा भाई नेहरू जी, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होती है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होती है, इसको अपर लोअर हाउस, इसको अपर हाउस कहते हैं, या आपका जो है डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा चुना जाता है, इसको राज्यों के द्वारा चुना जाता है। वैसे ही जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे हम हमारे यहाँ आपका जो है लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो ब्रिटेन की लोकसभा के इलेक्शन, एक बार ये गए वहां पर, वहां जाके इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ दिए और जीत गए, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन भी जीते। ये क्या कहा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन भी जीते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन भी जीत रखे इन्होंने। तो समझ रहे हो, इनको ऐसे थोड़ी नहीं सारे लोग इनकी इज्जत करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, है ना,
3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के प्रेसिडेंट कितनी बार बने हैं? 3 बार। 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी का मतलब है 3 बार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये भी आपको याद रखना है। आईएनसी का सेशन, वो सेशन जहां पर स्वराज शब्द का यूज हुआ था, आईएनसी का वो सेशन जहां पर स्वराज शब्द का यूज हुआ था, उस समय भी अध्यक्ष यही थे, 1906 का कलकत्ता सेशन। ठीक है ना, ये थे दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा प्यारे साथियों बात करें यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी की, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो जाते हैं आईएनसी के। अगर बात करें आपका जॉर्ज यूल की, तो फर्स्ट नॉन इंडियन या फिर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछे तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष अगर जो आपसे पूछ ले, तो आंसर क्या करोगे? आंसर प्यारे साथियों कर देना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी, और ये कब बनी थी अध्यक्ष? 1917 के कलकत्ता सेशन में। अगर जो पूछ दे आईएनसी की पहली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दे, तो आप आंसर करना सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925। सरोजनी नायडू 1925। इसके अलावा गांधी जी अध्यक्ष कब बने थे, ये बात भी पूछ लेता है। तो गांधी जी अध्यक्ष जो बने थे, वो बने थे बेलगांव सेशन में। बेलगांव सेशन, जो कि कब हुआ था? बेलगांव सेशन 1924 में। गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष एक ही बार बने हैं, जो कि बेलगांव सेशन था 1924 का, तब बने थे। आपसे पूछे गांधी जी पहली बार कब आए थे आईएनसी के सेशन में, वो कौन सा सेशन था जो गांधी जी के द्वारा पहली बार अटेंड किया गया था? आईएनसी का वो कौन सा सेशन था जो गांधी जी के द्वारा पहली बार अटेंड किया गया था? उस सेशन का नाम था प्यारे साथियों 1901 का कलकत्ता सेशन। 1901 का कलकत्ता। सर कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो नहीं पढ़ा। उस समय तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। अबे भाई एक बात बता, गांधी जी जिस समय साउथ अफ्रीका में थे, क्या कभी वो फिर भारत नहीं आए? क्या कभी वो फिर भारत नहीं आए? भारत आए थे ना। तो सेम उसी प्रकार से क्या है, ये 1901 का जो कलकत्ता सेशन था, उस कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष ही कौन बने थे? 1901 के कलकत्ता से अध्यक्ष नहीं, उस सेशन में आपका जो है पहली बार गांधी जी के द्वारा वो सेशन अटेंड किया गया था आईएनसी का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आंसर लगाओ भाई। फिलहाल से पूछा क्या है आपसे, आईएनसी के सेकंड सेशन के 1886 में अध्यक्ष कौन थे? वो थे भाई प्यारे साथियों दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। और ये सारी बातें भी बहुत जरूरी हैं, देखेंगे। In which year did Lord Dalhousie introduce the railway line in British India? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब की गई थी? तो आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 16 अप्रैल को की गई थी। 16 अप्रैल 1853 का समय था। दोपहर को 3:30 बजे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। वो भी कहां से कहां के बीच में? बॉम्बे टू थाने। कहां से कहां के बीच में? बॉम्बे टू थाने के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, जिसका टोटल जो रिकॉर्ड था वो 34 किलोमीटर का था। जिसका टोटल रिकॉर्ड जो था वो 34 किलोमीटर का था। ठीक है ना, बॉम्बे टू थाने, ये आपसे जो है पूछ लेता है। 400 पैसेंजर्स उसमें हुआ करते थे, 13 कैरेजेस भी थे उसी ट्रेन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर प्यारे साथियों 1853 हो जाएगा। 1853 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। देखो 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन प्रश्नों की संख्या हुई है भाई 17। तो आप अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जा रहे हो, मैंने एक एक घंटे में भाई 100 100 150 क्वेश्चन भी करवाए हैं, लेकिन उनको करने से क्या कोई फायदा है? सिर्फ आंसर टिक करते हुए चलें आगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जीएस का सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको चीजें बस समझनी है। ठीक है, अब जितनी चीजें हम बढ़ाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, जैसे ये हो गया, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं जाना चाहिए ना। प्रति व्यक्ति आय वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये किताब पूछी हुई है, मैच करने के लिए दे देता है। तो हमारा मकसद है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना है। देखो इस हिसाब से हर क्वेश्चन में किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, एवरेजन भी हम मान करके चलें। 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 या 5 से भी करें, 25 का मल्टीप्लाई 5 से भी करें, तो हर क्लास में 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्लास में 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी दिक्कत आप ना लें, वो तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। एक में किसी में 4, किसी में 2, किसी में 6, तो किसी में 7 7 क्वेश्चन सभी हमने डिस्क्राइब किए हैं, आप सभी को पता ही है। तो 5 के हिसाब से भी और 4 के हिसाब से भी करोगे तो 100। ठीक है ना, 25 मल्टीप्लाई 4 से भी करोगे तो 100, मतलब 100+ क्वेश्चंस तो रहने ही वाले हैं डेली। बट उस मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे साथियों, इसी वजह से ध्यान दें तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर। आ जाओ जरा अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। सी के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ गया 18।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडिया ऑन इट्स, ओ हो, क्या कह दिया है इस क्वेश्चन ने, ऐसा क्या ये कह दिया है, सुनेंगे जरा, देखेंगे जरा, आ जाओ इधर सुनते हैं। क्या सुनोगे भाई इधर? देखो, अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। इस भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स आए तो उनकी एक कंपनी हुआ करती थी जिसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापारी लोगों की कंपनी थी, क्योंकि वो तो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। ठीक है, व्यापार करने लगे, फिर इसमें से आप सभी को पता है मुगल एम्परर हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुखसियार। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्होंने इनमें से इन्हीं का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ग्रुप भारत आया था जॉन सरमन की अध्यक्षता में, जिसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर भी था, डॉक्टर हैमिल्टन। उसने फर्रुखसियार का इलाज किया, और बदले में फर्रुखसियार ने क्या दे दिया कि भारत का जो सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था बंगाल, उस बंगाल में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी से ये अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगे और अपने आप को जो है सबसे स्पेशल मानने लगे। आगे चल करके जो बंगाल का नवाब था उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो क्या किया जाए, फिर उसका जो दोहिता था मात्र 23 साल की उम्र में सिराजुद्दौला बनता है। हमने क्लास शुरुआत में देखा था, सिराजुद्दौला बनता है, तो ये माने नहीं थे, उससे थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, इन्होंने ब्रिटिश पावर की नींव रखी, धीरे धीरे पावरफुल हो गए और यहाँ से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे करके थोड़े-थोड़े एरिया इन्होंने अलग-अलग जगह पर कब्जा लिया। मैंने बताया था ना, फिर अलग-अलग पॉलिसी, जैसे अभी हम देख रहे थे कि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी लेकर के आ गए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लेकर के आ गए, जमींदारी प्रथा को लॉन्च कर दिया इन्होंने, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम जैसे लॉन्च कर दिए। तो बहुत सारी चीजें इनके द्वारा की गई थी, जिससे भारत के लोगों को लगता था कि भारत के लोगों का शोषण हुआ है, क्योंकि वाकई में हुआ था। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो भारत के लोगों को मौका मिल गया एक बार 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था। 1857 में होता है प्यारे साथियों रिवॉल्ट, और वो रिवॉल्ट खुद भारतीय लोगों के द्वारा जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे उनके द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको सैन्य रिवॉल्ट भी बोलते हैं। अभी अभी देखा था ना, सैन्य आंदोलन भी कहा जाता है, सैन्य रिवॉल्ट भी कहा जाता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये जब क्रांति होती है और इस क्रांति का ब्रिटेन में पता लगता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है ये क्रांति इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हें सरकार चलाना नहीं आता, हे व्यापारियों तुम सिर्फ व्यापार करो, तुम्हें सरकार चलाना नहीं आता है, तो सरकार को डायरेक्टली हम चला लेंगे। तो इसके बाद पहले चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आते थे, लेकिन इसके बाद 1857 के बाद भारत में जो कानून आया उसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि अगले साल ही आएगा 1858, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसका नाम रखा गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि डायरेक्टली हम कंट्रोल करेंगे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापारिक कंपनी है वो व्यापार चलाए, अब उसको शासन करने की जरूरत नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना कंट्रोल ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 के एक्ट के तहत। 1858 आएगा, ये 1857 नहीं आएगा मेरे साथियों, ये क्या आएगा, ये आएगा 1858, 1858 में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, इसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करने लगी थी भारत को। तो आंसर देख लो, 1858 का एक्ट कहीं है, ये रहा, लास्ट वाला ही तो है, लास्ट वाला ही तो है, लास्ट वाला ही तो है, ये आपको देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था? जिसमें 1 लाख रुपए तो इंडियन एजुकेशन को दिए गए थे। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया गया था, एक्सेप्ट चाइना एंड आपका जो ओपियम ट्रेड विद चाइना खास करके, और जो टी ट्रेड हुआ करता था उसको छोड़ करके। इंडियन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको जानने की जरूरत नहीं है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818, ये तो सिंपल कानून हो गए, पूरे भारत के लिए नहीं हुए। ठीक है, अगला देखो, अगला आ जाओ, प्रश्न संख्या 90। Which of the following acts gave the British Indian government the authority to arrest anyone without a trial? हाँ, ये तो क्लास शुरुआत में बात करी थी हमने, नहीं करी थी? जब हम पढ़ रहे थे स्वराज पार्टी के बारे में, तो हमने बात करी थी। तो देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि 1914 में, क्या कहा मैंने, 1914 में, 1914 में, 1914 से लेकर के 1918 तक रहती है वर्ल्ड वॉर वन। 1914 से लेकर के 1918 तक रहती है वर्ल्ड वॉर वन। और जब 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन रहती है प्यारे साथियों, तो इसी वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स बिजी थे, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी, होम रूल मूवमेंट जैसे आंदोलन भी हो रहे थे। तो 1915 में ब्रिटिशर्स एक कानून लाए थे जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे, हथियार वगैरह से संबंधित। लेकिन जब रिवॉल्ट वगैरह हुआ, ये सारी चीजें हुई, और इस कानून की अवधि थी 1915 से 1918 तक। 1918 में ये कानून तो खत्म हो गया, बट ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर वन में बिजी थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बना दी और ये कहा गया ये जाकर के चेक करो कि इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कितने एक्टिव हैं, ये कितने एक्टिव हैं और किनकी कितनी इनकी पावर है। तो वो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की पावर चेक की गई, सिडनी रॉलेक्ट उसके हेड थे, और उसने जाकर के आपका जो रिकमेंडेशन थी और उसकी के आधार पर कानून बन के आया, इसीलिए इसका नाम रॉलेक्ट एक्ट पड़ गया। उसमें ये कहा जाता है रॉलेक्ट एक्ट में कि किसी भी व्यक्ति को किसी शक के आधार पर किसी भी समय के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता था, ये था आपका रॉलेक्ट एक्ट।
तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अरेस्ट करने का जो अधिकार था वो रॉल एक्ट 1919 के तहत दिया गया था। और जब इसके तहत अधिकार दिया गया था तो किसी भी पुलिस वालों ने सबसे सबने अपनी अपनी दुश्मनी भी निकाल दी, क्योंकि अरेस्ट कर दो उसमें रीजन तो देना नहीं है क्यों किया है। तो क्या होता है, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा और सत्याग्रह सभा भी बनाई थी। गांधी जी आपसे पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कौन से कानून के खिलाफ बनाई थी, तो गांधी जी जो थे उनके द्वारा सत्याग्रह सभा भी बनाई गई थी। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था उसी दौरान पंजाब में स्थिति ज्यादा खराब हो गई। गांधी जी उसको संभालने के लिए जा ही रहे थे कि गांधी जी को हरियाणा पलवल में ही अरेस्ट कर लिया गया पंजाब में एंटर करने से पहले ही। और वहां पर स्थिति जब ज्यादा खराब हो गई तो 13 अप्रैल 1919 की वो घटना, वो मंजर तो आपको याद ही होगा, जहां निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो वो जस्ट रॉलेट एक्ट के बाद ही तो हुआ था। तो आंसर क्या हो गया? आंसर है प्यारे साथियों रॉलेट एक्ट। आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 1784 में आया था। और ये किस लिए आया था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो भेजा था भारत में वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। ब्रिटिशर्स ने भारत में सबसे पहले जो भेजा था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। और जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसकी स्थापना हुई थी। बट ये पहली पहली बार भेजा है भारत में, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है परफेक्ट हो सकता है अच्छा हो सकता है बेकार हो। तो इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी, इसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को चेक करने के लिए और उन कमियों को सुधारने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी। तो वो जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे सर विलियम पिट्स, और उनकी रिकमेंडेशन पर फिर भारत में कानून आया। तो पिट्स की कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंडिया के लिए कानून आया तो ये एक्ट बन गया। तो इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। समझ गए? 1784 में, जिसके तहत आपका जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी को असिस्ट किया करता था एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को असिस्ट किया करता था एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, उसको बोला करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखेंगे जरा अगला क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, निम्न में से किस साल, वर द सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या कह दिया इसने? देखो, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा शोषण ब्रिटिशर्स ने किसका किया है? बंगाल का। सबसे ज्यादा शोषण जब बंगाल का किया है तो बदले की भावना जब आएगी तो वो भी तो सबसे ज्यादा बंगाल में ही आएगी। और जब सबसे ज्यादा बदले की भावना बंगाल में आएगी तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बंगाल में ही होंगी। और जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बंगाल में होंगी और बदले की भावना भी बंगाल में आएगी, एकता का प्रतीक हुआ करता था बंगाल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का केंद्र हुआ करता था बंगाल। तो मैं बात कर रहा हूँ 1905 की। 1905, जिस समय पर वायसरॉय जो था उसका नाम था, वायसरॉय का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। मैं इसी कर्जन के समय की बात कर रहा हूँ। तो जिस समय ये लॉर्ड कर्जन था इसने डिक्लेयर किया कि बंगाल के दो विभाजन होंगे। कौन कौन सा? एक होगा ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड लोग होंगे, और एक होगा भैया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, आज वाला वेस्ट बंगाल नहीं, अलग था, ठीक है, आगे चल के खत्म हो जाएगा, आज तो खैर अलग बना। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था जिसमें मुस्लिम्स रहेंगे। और इसने सोचा कि एक लोगों को सपोर्ट कर दूंगा, दूसरे वाले तो आपस में इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं होंगी। तो इन्होंने मुस्लिम्स से कहा कि तुम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो बंगाल विभाजन के, तुम हमारा जो है साथ दो, हम तुम्हें स्पेशल पावर देंगे। और इन लोगों ने तो फिर बाद स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलाया, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ईस्ट बंगाल वाले लोगों ने फिर साथ नहीं दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसका, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया। और जब इन्होंने फिर जाकर के पावर मांगी तो उन्होंने कहा पहले तो मुस्लिम्स की एक पार्टी बना लो। इसी वजह से 1906 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। 1906 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी प्यारे साथियों सलीम उल्लाह खान ने, ठीक है ना। तो सलीम उल्लाह खां, और इसी के सलीम उल्लाह खां जो कि नवाब ऑफ ढाका हुआ करता था। सलीम उल्लाह खां जो कि नवाब ऑफ ढाका हुआ करता था। और इसके साथ साथ कौन था? आगा खान। एक ही ऑप्शन में दे तो सलीम उल्लाह खां कर देना, और दो दो ऑप्शन अगर हो जाए तो सलीम उल्लाह खां और आगा खान दोनों कर देना, ठीक है ना। चलिए, अब इसकी स्थापना हो गई, इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी सपोर्ट किया। जब ये सब कुछ हुआ तो इन्होंने स्पेशल राइट्स मांगे और इनको स्पेशल राइट्स मिले 1909 में। 1909 में, और 1909 में जो कानून आया था प्यारे साथियों, उस कानून का नाम क्या था? उस समय पर आपका जो है मॉर्ले तो हुआ करता था सेक्रेटरी, मिंटो हुआ करता था वाइस रॉय, और ये लेकर के आए थे भारत में सुधार, इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 में आने वाले मॉर्ले मिंटो सुधार या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। समझ गए हैं आप बात को? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? समझ गए हैं आप बात को?
समझ चुके हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। मजा आया भाई। बहुत बढ़िया। चले। राजा बाबू मत बनो, लिख लो चीजों को। हैं? ऐसे बैठ गए हो तुम तो के कुछ तो प्री वाले भी ऐसे बैठे चले, हम नहीं लिख रहे, हम तो बस देखते रहेंगे। अभी तो हमारा प्री होना है, ये तो मेंस की बात है, चले। अबे सिलेबस है सबके लिए वही है, तो आप भी पढ़ लो, वो मेंस वाले हो। अरे हमने तो पढ़ रखा, हम नहीं लिख रहे। इतने ज्यादा राजा बाबू नहीं बनना है आपको। लिख लो बेटा, लिख लो जल्दी से। कॉपी वॉपी ले लो, लिख लो। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, क्या कहता है वो, क्या आइए वाइए, क्या एसएससी वैसेससी मेंस वेंस निकालना है, थोड़ा लिख लो। आ जाओ। राजा बाबू नहीं बनते है ना, अच्छे बच्चों ना आप? अच्छे बच्चों, हाँ। ठीक। बहुत प्यारे बच्चे। ये हो गया। तो आंसर क्या होगा? मॉरल रिफॉर्म। यहाँ लिखो। ये रहा। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 के नाम से भी इसी को जाना जाता है। या तो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कह लो, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 कह लो, बात तो वही है, सेम ही हो जाती है, ठीक है ना। इस वाले को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्यारे साथियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। हाँ, वही वही वही, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चलो, अगला देखो भाई। प्रश्न संख्या 21। हु among द फॉलोइंग said in 1902? निम्न में से किसने 1902 में कहा था? निम्न में से किसने 1902 में कहा था? लेकिन कहा क्या था? ये कहा था कि इंडिया इज रूल्ड नॉट फॉर हर बेनिफिट, नॉट फॉर हर बेनिफिट। इंडिया का जो शासन चलाया जा रहा है वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इंडिया इज रूल्ड नॉट फॉर हर बेनिफिट का मतलब है इंडिया का शासन इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि बट फॉर द बेनिफिट ऑफ, इसके बेनिफिट के लिए, हर कॉन्कर्स, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए। मतलब कहने का क्या है कि इंडिया का जो शासन चलाया जा रहा है, मान लो शासन कौन चला रहे हैं? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स। कि इंडिया का जो शासन चलाया जा रहा है वो इंडिया के अच्छे के लिए, इंडिया के भले के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इंडिया का शासन उन लोगों के बेनिफिट के लिए चलाया जा रहा है जो इसको शासन को चला रहे हैं। मतलब ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए प्रशासन भारत का चला रहे हैं, भारत के बेनिफिट के लिए नहीं चला रहे हैं। ये अपना फायदा देख रहे हैं, भारत का नहीं। ये फेमस लाइन जो है ये कही गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कहाँ की रहने वाली थी ये एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की रहने वाली हैं। और भारत में जो ये आई हैं, वो कौन सी सोसाइटी का सदस्य बन के आई हैं? वो आई हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बन के। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसी का सदस्य बन के एनी बेसेंट आई है। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या पैसा थियो? थियोसॉफिकल सोसाइटी वही सोसाइटी है जिसकी स्थापना जिसका स्टेब्लिशमेंट 1885 में, 1875 में, 1875 में, जब भारत में आर्य समाज की स्थापना हो रही थी, उस समय पर यहाँ पर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो रही थी। कहाँ पर? यूएसए में। इसके फाउंडर कौन कौन हो जाते हैं भैया? फाउंडर दो लोग हो जाते हैं, जिनका नाम है कर्नल ऑलकॉट। क्या नाम है? कर्नल ऑलकॉट। तो दूसरा है मैडम ब्लावस्की, कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लावस्की। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थियो माने गॉड, गॉड के ऊपर रिसर्च करना इसका काम हुआ करता था। और भगवान जहाँ हर 10-5 किलोमीटर में नए नए भगवान आ जाते हैं, वो तो भारत ही हो सकता था। तो ये भगवान पर रिसर्च करने के लिए रिलीजन में डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट गॉड्स को माना जाता है, उन पर रिसर्च करने के लिए भारत में ये लोग आए थे। और इसी की सदस्य जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए में हुई है, उसी की सदस्य बनकर के एनी बेसेंट भारत में आई थी, जिसने ये कहा था कि भारत का शासन भारत के भले के लिए नहीं, बल्कि भारत पर शासन करने वाले लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, अगला देखो भाई। प्रश्न संख्या 22। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, आईएनसी की बात कर रहा है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी। चलो, तो कब द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन ऑफ 1905? स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, अभी क्या बताया था मैंने कि ये जो भारत है, भारत का जो बंगाल है, इस बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। 1905 में इसका विभाजन किया गया था। अभी बता, चलो अभी दिखाता हूँ, इधर आओ, इधर आओ। अभी थोड़ी देर पहले ये रहा कि 1905 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल का विभाजन किया था। तो ईस्ट बंगाल के लोगों ने तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के लोग थे, इन वेस्ट बंगाल के लोगों के द्वारा एक आंदोलन, और खास करके पूरे भारत के द्वारा ही चलाया गया था। तो इन वेस्ट बंगाल के लोगों ने शुरू किया पहले प्रोटेस्ट,
और फिर पूरे भारत ने ही जो है इसको जो है सपोर्ट किया, आईएनसी ने सपोर्ट किया था। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा आंदोलन था, वो था स्वदेशी आंदोलन। पहले तो इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, पहले तो इन लोगों ने इसको चलाया कि हम स्वदेशी चीजों का यूज करेंगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन सिर्फ इन लोगों के चलाने से तो कुछ नहीं होता जब तक ये आंदोलन पूरे भारत में ना फैले। पूरे भारत में इस आंदोलन को कौन फैला सकता है? आईएनसी। और आईएनसी इसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आईएनसी के सारे लोग। और आईएनसी के सारे लोग कहाँ मिलेंगे? आईएनसी के सेशन में। आईएनसी का सेशन कब होगा? 1905 में ही होगा, जब 1905 चल रहा है। तो 19 आईएनसी का जो 1905 का सेशन था प्यारे साथियों, वो कहां पर होता है? वो होता है बनारस में। वो कहां पर होता है? बनारस में होता है। और जिस समय बनारस में वो सेशन होता है, उसके अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। उसके अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अध्यक्ष थे प्यारे साथियों महात्मा, अरे महात्मा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करने का जो रेजोल्यूशन पास किया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सेशन कहाँ हुआ था 1905 का? बनारस में हुआ था, जिसमें ये सपोर्ट किया गया था। क्लियर है? लिखो भाई फटाफट। चलें आगे? चलें भाई आगे? चलिए फिर आ जाओ। तो आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन इट्स बनारस सेशन। तो बनारस सेशन जो था 1905 में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, किसकी अध्यक्षता में था? तो यही तो आपको बताया, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर क्या आ जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। और समय है 1905 का। मोतीलाल नेहरू उसी में थे, जिनके द्वारा आपका जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी भी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की गई थी 1928 में। अगला देखो, 23वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड गॉन टू लखनऊ। निम्न में से वो कौन से लीडर हैं जो लखनऊ गए थे? टू इनवाइट महात्मा गांधी टू सी द पिलग्रिम्स पीसेंट्स एंड चंपारण। क्या कह गया ये क्वेश्चन? ये कह गया कि ये जो बंगाल था उसी में बिहार पड़ता था, और बिहार में एक जगह जिसको बोलते हैं चंपारण। और चंपारण में एक सिस्टम चलता था ब्रिटिशर्स का, जिसको बोलते थे तीन कठिया सिस्टम। आज ही बात करी थी, नहीं करी थी प्यारे साथियों? तीन कठिया सिस्टम। और जो ये तीन कठिया सिस्टम था कि लैंड के 3/20 पार्ट पर तो आपका इंडिया को उगाना ही उगाना पड़ेगा, जिसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन भी चलाया। और गांधी जी का पहला आंदोलन ही भारत में कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ही भारत में कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया 1917 में। गांधी जी ने, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह वो कौन सा था? वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने ये जो चंपारण सत्याग्रह किया था, ये किया था 1917 में। लेकिन गांधी जी को इनवाइट करने के लिए कौन आया था? तो भैया चंपारण से लेकर के लखनऊ सेशन 1916 में। 1916 में आईएनसी का जो 1916 का सेशन था, जो 1916 का सेशन था, वो सेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। उसी सेशन में गांधी जी भी गए थे। तो गांधी जी से इसी लखनऊ सेशन में आकर के मुलाकात की थी राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने। किसने की थी? राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने। और उसने आकर के गांधी जी से अपील की थी कि आकर के हमारे चंपारण को बचा लो। और वहां पर जो है कल्टीवेटर्स, जो या व्यापारी व्यापारी लोगों के द्वारा किसानों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, इस ट्रीटी को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी गए थे। तो आंसर क्या है? किस कौन आया था बुलाने के लिए? ये आया था राजकुमार शुक्ला। आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी कौन है? जिन्होंने संविधान सभा में सबसे पहली स्पीच दी थी, मेड इन स्पीच। संविधान सभा में मेड इन स्पीच देने वाले ही कौन है? जेबी कृपलानी हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला देखेंगे जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुनिए। Who among the following founded the Ramakrishna Mission to carry on humanitarian and social work? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मानवतावादी और सामाजिक कार्य करने के लिए। तो मानवतावादी और सामाजिक कार्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई। और ये है आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। ये है आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। Who among the following founded the मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो पश्चिमी शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसको स्प्रेड करने के लिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसके द्वारा की गई थी?
तो आप आंसर करेंगे, बताओ जरा, सैयद अमीर अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करने वाले हो सर सैयद अहमद खान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, क्या बताओगे आप कमेंट बॉक्स में? ये बताओगे प्यारे साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये थे प्यारे साथियों आपका सेट नंबर 1 और उसके 25 प्रश्न। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा और आपने चीज़ों को लिखा भी होगा और बेहतर ढंग से चीज़ों को समझा भी होगा। देखिए, आप सभी बच्चे समझदार हैं, आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कि एक तो जब कभी भी आप क्लास देखें, पूरे फोकस के साथ देखें और मोबाइल वगैरह से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीच-बीच में जो ये पॉपअप साउंड आ जाता है या फिर जो किसी का कॉल आ गया या नोटिफ़िकेशन आ गया, मैसेज आ गया, तो ये सब आप करते हो तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होता है। आप मानो या ना मानो, एक लॉन्ग रन में जाकर के ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी। क्योंकि जब आप खुद करेंगे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएँगी, लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होगा, आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ते हुए देखना, फिर वो मैसेज देखता है बीच में या कुछ दूसरी चीज़ करता है, आपको लगता है यार ये पढ़ाई करते हुए क्यों कर रहा है? लेकिन वही चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। और ख़ास करके ये जो हमारी एज होती है ना 20 से 25 साल, 27-28 साल वाली, यहाँ पर हमारे चेहरे पे हँसी तो होती है, लेकिन और हमें ये लगता है कि दुनिया में स से सारे बेहतर डिसीज़न्स हम ले रहे हैं। पापा ने कुछ कहा तो हमें लगता है उनसे बेहतर डिसीज़न हमारा वाला है। मम्मी ने कुछ कहा तो हम कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। भाई ने कुछ कहा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। दादा ने, दादी ने, किसी ने भी कुछ कहा तो हम उसको बता सकते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बेहतर है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतर डिसीज़न्स सिर्फ़ हम ले सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे आप बड़े हो जाएँगे, आप 25, 26, 27 की एज को क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। इन चीज़ों को समझने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं। या तो एक तो वही है जैसे सब लोग समझते हैं, क्या? जैसे होता है ना कि पत्थर पड़ा है, पत्थर से आपको ठोकर लगेगी तो आपको अकल आएगी, कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक अकल नहीं आएगी। तो या तो खुद ही पत्थर से चोट खाओ और फिर अकल आएगी आपको, उससे टकराने के बाद। या फिर दूसरा हो सकता है कि दूसरा आदमी पत्थर से टकराया था, तो उसी समय आपको अकल आ गई कि अगर ये टकराया था, तो मैं भी टकरा सकता हूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति को देख कर के ही खुद को समझ लेना है। तीसरा फिर वो होता है जो कितने भी टकराते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, उनको अकल आनी नहीं। पहले जिनको खुद ठोकर खा के ही अकल आती है, दूसरे वो जो दूसरे को देख कर के ही समझ लेते हैं कि भैया इसके साथ ऐसा हुआ है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तीसरे वो इनको कोई लेना-देना नहीं है, पत्थर मारे, कोई भी आ जाए, पत्थर आओ, पहाड़ आओ, कोई लेना-देना ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सारे बच्चे समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्लास लीजिए और बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और वो इसलिए बताना ताकि जो आगे वाली क्लासेस हैं हम उनको उसी प्रकार से प्लान करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको आज वाली बेहतर लगी हैं, तो आप मुझे बताना, हम इसी तरीके से आगे लेकर के चलेंगे। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके लिए ही है, ये सारी क्लासेस आपके लिए ही हैं। आप अगर कुछ चेंज चाहते हो कि नहीं सर इस प्रकार से और ऐड ऑन कर दीजिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं खुद पर्सनली इसके कमेंट चेक करूँगा और जैसा भी होगा फिर हम और बेहतर से बेहतर चीज़ों को क्लियर करके जाएँगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ क्लास आपको कैसी लगी? बेहतर लगी तो हम इसी प्रकार से इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।